नमस्कार, मैं डॉक्टर समता ओरडिया, मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी के कर साक्षरता अभियान टैक्स लिटरेसी मिशन के तहत एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और आज का हमारा चर्चा का टॉपिक है क्लबिंग ऑफ इनकम। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हम सभी देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ आपस में मनी ट्रांसफर करते हैं। जनरली हस्बैंड जो होता है वो हाई टैक्स ब्रैकेट इनकम में आते हैं तो वो मनी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं, और वाइफ भी अर्निंग है तो वो अपनी मनी जो है वो हस्बैंड को ट्रांसफर करती है फ्रॉम इनकम सेविंग इन इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हस्बैंड वाइफ आपस में ट्रांजेक्शन भी करते हैं एज अ सेपरेट एंटिटी। तो क्या इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना सही है? और इसके अलावा साथ ही क्या इसको करने से टैक्सेबल लायबिलिटी में क्या इम्पैक्ट आता है? तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर शूरवीर सिंह भाणावत सर। आप डीन एंड फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी हैं, साथ ही हेड है डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, और साथ ही आपको काफ़ी वर्षों का इनकम टैक्स पढ़ाने का अनुभव भी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो सर ये जो स्पाउस आपस में मनी ट्रांसफर करते हैं टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला तो ये कि क्या इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना सही है, और अगर ये सही है तो इससे इनकम टैक्स लायबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट आता है? समता ऐसा है, ट्रांसफर ऑफ इनकम एक सेक्शन होता है, सेक्शन 64 है, जिसमें क्लबिंग के रूल्स लागू होते हैं। आप हस्बैंड और वाइफ इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेपरेट एंटिटी माने जाते हैं। जैसे दो पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वैसे हस्बैंड एंड वाइफ कैन मेक ए ट्रांजैक्शन बिटवीन टू ईच अदर। ओके, अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी ट्रांसफर करें, फॉर व्हाट पर्पस, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आप इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि हस्बैंड कवर्स इन 30% टैक्स ब्रैकेट, हेंस हिज एफडी अमाउंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू हिज वाइफ। तो उस केस में यदि अमाउंट आपने ट्रांसफर कर दिया तो उस एफडी का जो इनकम जनरेट होगी वो वाइफ के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, वो हस्बैंड के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो क्लबिंग है, क्लबिंग को बिना पर्पस यस, हाँ, आपने क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि मेरे पास मैं 30% के ब्रैकेट में आता हूँ और मेरा अमाउंट मैंने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया तो जब वाइफ को मैंने अमाउंट ट्रांसफर किया तो उस अमाउंट के ऊपर यदि कोई इनकम जनरेट होती है तो वाइफ इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स, हस्बैंड इज लायबल टू द पे द टैक्स। ओके, क्योंकि आपने जो अमाउंट ट्रांसफर किया वो क्लबिंग का रूल लगता है सेक्शन 64 के अंदर। तो यदि आपने कोई अमाउंट ट्रांसफर किया है उसके ऊपर इनकम जनरेट होती है तो जनरेट टैक्सेबल होगी हस्बैंड के लिए। ओके, यस, ओके। और जैसे कि ये जो ट्रांसफर अमाउंट है और इसको वाइफ कहीं इन्वेस्ट करती है, हाँ, और हाँ, वो समझ, वही कह रहा हूँ ना मैं। यदि अमाउंट दिया तो आप अमाउंट ट्रांसफर करते समय इस बात का ध्यान रखें कि भाई जो इनकम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यदि उसके ऊपर जो या तो रिटर्न नहीं आए, अच्छा, और यदि रिटर्न आ रहा है तो एग्जेम्प्टेड रिटर्न्स आ जाए, तो एग्जेम्प्ट रिटर्न्स आ जाएगा तो टैक्सेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हाँ, मतलब ऐसा कौन से इन्वेस्टमेंट है जहाँ हाँ, जैसे मैंने वाइफ को 1 लाख ट्रांसफर किया और वाइफ का एक पीपीएफ अकाउंट खुलवा दिया आपने। ओके, तो जो कि वो अमाउंट पीपीएफ में जमा हुआ और पीपीएफ को इंटरेस्ट आज की डेट में एग्जेम्प्ट है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्लबिंग भी कर भी लेंगे तो एग्जेम्प्ट होता है, तो क्लबिंग का रूल लगेगा नहीं। मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफर। अब जैसे मान लीजिए आपने वाइफ को गोल्ड दे दिया, जी, दे दीजिए गोल्ड, वाइफ खुश हो जाएगी। गोल्ड तो हर स्त्री को अच्छा लगता है। तो गोल्ड आपने दिया लेकिन गोल्ड से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। हाँ, तो जब इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो क्लबिंग का प्रश्न नहीं उठता है। तो इन फॉर्म ऑफ गोल्ड यू कैन ट्रांसफर टू वाइफ, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसी तरीके से हस्बैंड अपनी वाइफ को मकान भी दे सकता है। हाँ, मकान देखिए, मकान ट्रांसफर करे, चाहे इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ काइंड, कोई भी ट्रांसफर करे। इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ट्रांसफर करने के बाद यदि उस एसेट की कोई इनकम जनरेट होती है तो वो इनकम हस्बैंड की मानी जाएगी, न कि वाइफ की मानी जाएगी। यानी ट्रांसफरर इज, वाइफ भी ट्रांसफर कर सकती है, ऐसा नहीं हस्बैंड ही करे। वाइफ भी मान लीजिए 10 लाख, वाइफ मान लीजिए 30% टैक्स ब्रैकेट में और हस्बैंड कुछ नहीं करता है। जी, बताओ, वाइफ ने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, वो भी ट्रांसफर, स्पाउस को ट्रांसफर है। तो ट्रांसफर यदि आपने जो किया है तो ट्रांसफर करने की पोजीशन में क्या होगा, जो ट्रांसफरर है, ट्रांसफरर इज लायबल टू पे द टैक्स, एनी इनकम जनरेटेड ऑन दैट अमाउंट ट्रांसफर, तो उस पर टैक्स होगा। और जैसे अब फिर मतलब यही हुआ कि अगर मेरा हस्बैंड मुझे मकान जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं और उसको अगर मैं रेंट पर देती हूँ तो रेंटल इनकम मेरे हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी। और डिम टू, क्योंकि सेक्शन 27 डिम टू ओनर हो जाता है वो, तो हस्बैंड की इनकम मानी जाएगी, वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी।
है ना। अब मान लीजिए आपने विदाउट कंसिडरेशन आपने दे दिया उसको, रजिस्टर भी करा दिया आपने, जी रजिस्टर भी करा दी। देखिए इनकम टैक्स लव एंड अफेक्शनेट को गुड कंसिडरेशन नहीं मानता है। लव एंड अफेक्शन आपकी निगाहों में बहुत अच्छा कंसिडरेशन हो सकता है, बट इन द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं है। एडिकेट कंसिडरेशन होना चाहिए। हाँ, आप अपनी वाइफ को आप मकान ट्रांसफर करिए, पैसा लीजिए, 10 लाख का मकान है, 10 लाख आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करिए। अच्छा। आप ट्रांजेक्शन करिए, फिर आपको ट्रांसफर, तो 10 लाख अपने अकाउंट में लेंगे तो उसका कैपिटल गेन जो टैक्स बनेगा वो हस्बैंड को चुकाना होगा, और फिर उस बिल्डिंग का जो रेंट आएगा वो वाइफ पे करेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मकान ट्रांसफर किए जा सकते हैं, बट विद प्रॉपर कंसिडरेशन जो है वो लेना ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। हाँ, तो आप इसको अब ये देखो, आप करिए लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए कैसे एक्सचेंज करिए ना। एक्सचेंज सर कैसे? एक्सचेंज कैसे, जैसे मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कैश, जी और मैंने आपको कहा आपके गोल्ड मुझे गिरवी रख दीजिए, अच्छा तो वाइफ का गोल्ड में गिरवी मॉर्गेज रख लेता हूँ ना, कि भाई मैं एक कागज पर लिख लिया, जी, जी। डेट बना दिया, डील बना दें। डेट बना दी हाँ। कि भाई मैं 1 लाख रुपए मेरी वाइफ को दे रहा हूँ, जी वाइफ बैंक में जमा कर रहा है, जो भी करे इसके बदले, यानी आपने लोन लिया मेरे से जी और मैंने इसके बदले में आपका गोल्ड गिरवी रख लिया। अब गिरवी रख लिया गोल्ड, तो 1 लाख आप ट्रांजेक्शन हो, दो ट्रांजेक्शन हो गया ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये एक्सचेंज करा है, और एक्सचेंज इज नॉट टैक्सेबल। तो आपने 1 लाख रुपया मेरा था, जी 30.9% टैक्स बनता है, हाँ तो 3090 जो टैक्स जो टैक्स बनता था ना, वो वो टैक्स में सेविंग हो गई। सेविंग हो गई, और गोल्ड भी गोल्ड तो हस्बैंड के पास है, मेरे पास है, एक ही बात हो गई। वो तो प्रेम मोहब्बत होनी चाहिए, नहीं तो तो फिर सर, वो नहीं आप कह रहे हैं कि इनकम टैक्स लव एंड अफेक्शन को नहीं देखता है, तो अगर मेरा हस्बैंड मुझे मंथली अमाउंट देता है फॉर माय पर्सनल एक्सपेंडिचर्स और हाँ फॉर एग्जैक्टली, तो सर क्या फिर उसको देखो इनकम आपने टैक्स? आपने बातों में एक अच्छा बता दिया कि वो टैक्स प्लानिंग का पॉइंट बता दिया। मैं आपको बताता हूँ, उसको पीन मनी बोलते हैं। अच्छा पीन मनी का मतलब होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को जी मंथली खर्च करने के लिए पैसा देता है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के जी, लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो अमाउंट देता है वो पीन मनी कहलाता है। और पीन मनी पर वाइफ का यानी स्त्री का यानी उस वुमन का राइट होता है। ओके तो पीन मनी यदि कहीं इन्वेस्ट की जाती है हम्म, तो उसका इनकम के ऊपर क्लबिंग ऑफ इनकम का रूल लागू नहीं होता है, सेक्शन 64 नहीं लगता है। अच्छा अब एक फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे महीने का खर्चा, घर का खर्चा मान लीजिए 40,000 रुपए है, जी और मैं अपनी वाइफ को हर महीने 60,000 रुपए देता हूँ, जी राइट। और मेरी वाइफ स्मार्टली घर को मैनेज करती है, और 60 में से केवल 35,000 ही खर्च करती है, और 25,000 महीने की बचाती है। बचाती है तो 25,000 महीने की बचा रही है, तो साल का 1,80,000 रुपए हो गया। और 1,80,000 जो अमाउंट है वो मेरी वाइफ का ही माना जाएगा, वो पिन मनी माना तो वो मैं कहीं डिबेंचर वगैरह में कहीं आप डिबेंचर इन्वेस्ट करो, इंटरेस्ट इसी लीजिए, कर सकते हैं। हाँ डिबेंचर इन्वेस्ट करिए, इंटरेस्ट लेंगे, एफडी करिए, इंटरेस्ट लीजिए, वहाँ शेयर में इन्वेस्ट करिए, डिविडेंड आएगा, वो आपकी इनकम मानी जाएगी, हस्बैंड की इनकम में नहीं जुड़ेगा। सर आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया टैक्स सेविंग का, सर प्लीज कुछ और ऐसे हाँ, आप बताइए अब टैक्स जैसे- सेविंग्स के आइडियाज। अब देखो पिन मनी जो है ना, पिन मनी में क्या हो रहा है, आपके जो घर वाले पियर वाले ससुराल वाले मिलने आते हैं, आपको कभी 1,000 रुपए देके जा रहे हैं, कभी 1,100 रुपए जा रहे हैं, वो भी आपकी पर्सनल मनी है, जी वो पिन मनी होती है, और पिन मनी इज एक्सेप्टेड। सर एक और चीज है, क्या पिन मनी की कोई लिमिट है? क्योंकि प्यार मोहब्बत में तो हस्बैंड कितना भी दे सकते हैं, हाँ 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 yes। तो इनकम टैक्स फिर कुछ क्वेश्चन उठाएगा ही नहीं? हाँ नहीं ऐसा नहीं है, देखो रीजनेबल अमाउंट शुड बी देयर। देखिए अमाउंट पिन मनी का क्वांटम डिसाइड करते समय फैमिली बैकग्राउंड, इनकम का बैकग्राउंड देखा जाता है। ओके जैसे हस्बैंड महीने का 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, हाउ कैन ही ट्रांसफर 1.5 लाख टू द वाइफ? यस सर दैट इज अनरीजनेबल अमाउंट। यस तो 1 लाख है, तो 1 लाख के अगेंस्ट में आप महीने का खर्चा कितना, यदि आप बड़े शहरों में रह रहे हैं तो 60,000 70,000 खर्च हो सकता है, ओके लेकिन आप छोटे से गांव में रह रहे हैं 70,000 खर्चा नहीं हो सकता। तो ये क्वांटम ऑफ जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। तो पिन मनी की सेविंग से के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सेविंग कर सकते हैं। और एक और बात आप ध्यान रखिए, जी सर, लोन दीजिए ना, वाइफ को लोन दीजिए, वाइन को लोन दीजिए, आप ठीक है लोन लीजिए, लोन दिए मस्त लीजिए, और टैक्स बचाइए उसमें, तो टैक्स लगेगा नहीं लोन देंगे तो, क्यों लोन का पार्ट है, लोन आप दे सकते हो वाइफ को। ओके ये कुछ पार्ट है जो आप, एक तो टैक्स प्लानिंग का मेन मुद्दा क्या है, एक तो एक्सचेंज करें, एक्सचेंज कर यानी सकते हैं। एसेट से एसेट लेके एक्सचेंज करके आप कर सकते हो। ठीक है। दूसरा पिन मनी की सेविंग करके इन्वेस्ट करिए, और तीसरा आप लोन देके ट्रांसफर कर दीजिए। और एक और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जिस टाइम पर एसेट ट्रांसफर हुई है जी और जिस टाइम पर इनकम अर्न हुई है, जी। एट द बोथ द टाइम हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके यदि हस्बैंड वाइफ रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिवोर्स हो गया, हाँ हाँ तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी ओके बिफोर मैरिज। ओके अब मान लीजिए कि शादी करने जा रहे हैं, हाँ। और आपको शादी से पहले आपको लगता है कि मेरी वाइफ की उस ब्रैकेट में नहीं है, तो उस पहले ट्रांसफर कर दीजिए उसको,
तो शादी से पहले ट्रांसफर कर दीजिए तो हस्बैंड वाइफ तो है नहीं आप, अच्छा, तो पूरा अमाउंट सेव हो गया, वो ट्रांसफर कर सकते हैं आप। जी, इस जी। तरह के कुछ टैक्स प्लानिंग की टिप्स। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने क्लबिंग ऑफ इनकम को बताया और कुछ अच्छे स्मार्ट पॉइंट्स दिए हैं टैक्स सेविंग्स के। थैंक यू सो मच सर, Thank और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम फिर से डिस्कशन के लिए ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।